अध्याय 251 कोक्वेटिश बिल्ली का बच्चा। छोटी सी प्यारी बिल्ली जो अपने सामान्य आकार में लौट आई थी, प्यारी, आकर्षक और हानिरहित थी। वह अपनी गुलाबी जीभ से अपने होठों को चाट रही थी और आलसी ढंग से जम्हाई ले रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। हर कोई हैरान था। क्या, आखिर क्या हुआ? एक बिल्ली, वह कैसे 2 मीटर से अधिक लंबे विशालकाय आदमी को निगल सकती थी? ये बिल्ली का बच्चा इंसान के हाथ जितना बड़ा लग रहा था, और इसका पेट भी नहीं निकला था। इसके पेट में इतना बड़ा आदमी कैसे समा सकता है? क्या ये कोई राक्षस था, कोई बड़ा राक्षस? डिंग हाओ भी आश्चर्यचकित था। चूंकि बिल्ली ने प्राचीन संप्रदाय स्थल में आत्मा को निगल लिया था, इसलिए वह नींद में चली गई, जैसे कि शीत निद्रा में। डिंग हाओ ने अनुमान लगाया कि यह छोटा सा लड़का प्राचीन मजबूत आत्मा की ऊर्जा को पचा रहा होगा। इसकी ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद शायद प्यारी बिल्ली विकसित हो जाएगी। डिंग हाओ ने तो कई तरह के अनुमान भी लगाए थे। उदाहरण के लिए, उस छोटे से लड़के का शरीर बड़ा हो गया, या उसके सिर पर सींगों की एक जोड़ी थी, या उसकी पीठ पर पंख थे। ये वही थे जो डिंग हाओ ने पहले ही अनुमान लगा लिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह छोटा सा जीव वास्तव में अपना सिर बड़ा कर सकता है, और एक छिद्र वाले मार्शल सोल्जर दायरे के स्वामी को निगल सकता है। आखिर यह बिल्ली क्या कर रही थी? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह गंदा है? तुम वाकई घिनौने हो। उस आदमी को खाने के बाद अपच से सावधान रहना, डिंग हाओ ने आदतन डांटा। मई, यह उचित लगता है। मुझे लगता है कि मानव मांस का स्वाद स्वादिष्ट नहीं है। प्यारी बिल्ली ने अपना मुंह खोला, और उसका सिर फिर से बड़ा हो गया और उसने जमीन पर एक नीली रोशनी थूक दी। नीली रोशनी वाला वह बड़ा गंजा आदमी था। यह आदमी अभी भी जीवित था, लेकिन बहुत दुखी था। उसका कवच लगभग एक हल्के चांदी के तरल से घिस गया था। उसके पैरों और बाहों की मांसपेशियां भी गल चुकी थीं। अगर उसकी लकड़ी क्यों न होती, तो वह प्यारी बिल्ली के पेट के एसिड द्वारा पचा लिया जाता। आह, शैतान, ये शैतान है! गंजा आदमी डरा हुआ और पागल हो गया। वह न्यूरोपैथी की तरह चिल्लाया, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं थी। सबकी नजरें बिल्ली के बच्चे पर टिकी थीं। डिंग हाओ भी हैरान था। क्या चल रहा है? क्यों, मैंने अभी अभी सुना इस बिल्ली के बच्चे को बोलते हुए। बकवास! क्या वह राक्षस बन जाता है? हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि यह छोटा लड़का खास है। क्या अब तुम मुझ पर विश्वास करते हो? तलवार मास्टर डिंग हाओ के मन में हंसा। उसे बहुत खुशी हुई जब उसने देखा कि डिंग हाओ डरा हुआ था। लेकिन बिल्ली का सिर इतना बड़ा क्यों हो गया है? और क्या वह बात भी कर सकती है? यह तो बहुत ही पागलपन है। डिंग हाओ बहुत उलझन में था। मूर्ख, तुम्हें किसने बताया कि यह एक बिल्ली है? कृपाण मास्टर ने कहा। ऐसा लग रहा था कि वह अपना मुंह ढक रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसने डांटा, इसके अलावा, इस छोटे लड़के ने प्राचीन मजबूत आत्मा को निगल लिया और उसकी बुद्धि प्राप्त की, इसलिए यह बात करने में सक्षम है। हाँ, लिटिल चैप डिंग, मैं, कृपाण परी युवती, ने तुम्हें बताया है कि तुम इस दुर्लभ प्राणी को अपने पालतू जानवर के रूप में पाकर बहुत भाग्यशाली हो। आराम करो, ये तो बस शुरुआत है। भविष्य में और भी कई चौंकाने वाली चीजें होंगी। वाह! हाँ। कृपाण मास्टर अच्छे मूड में थे और शायद ही कभी खुद को बूढ़ी माँ कहते थे। मैं शापित हो जाऊंगा। तुम 1 लाख साल से भी ज्यादा पुरानी हो, और तुम खुद को सेबर फेरी युवती कहती हो। चलो, मैं रात भर का खाना थूकने जा रहा हूँ, तलवार मास्टर ने व्यंग्य किया, क्योंकि उसने आखिरकार इस बूढ़ी औरत का तिरस्कार करने का मौका पा लिया था। बूढ़ी माँ ऐसा करने को तैयार है। यह तुम्हारा कोई काम नहीं है। सेबर मास्टर को तुरंत गुस्सा आ गया। इसके अलावा, तुमने 1 लाख साल से ज्यादा समय से कुछ नहीं खाया है। तुम्हारा रात का खाना कहाँ है? वाकई पाखंडी। तलवार मास्टर, टिप्स का मतलब है कि एक के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वह दूसरे ने जो कहा उसके बारे में अवाक महसूस करता है। डिंग हाओ, महिलाओं को समझना सचमुच कठिन था। अच्छा, क्या ये छोटा सा लड़का कोई बड़ा दानव नहीं होगा? तो क्या इसने लोगों को धोखा देने के लिए बिल्ली का बच्चा बनना चुना? डिंग हाओ ने अनिश्चितता से पूछा। चिंता मत करो, यह कोई राक्षस नहीं है। हाँ, दोनों बूढ़े राक्षसों ने एक साथ जवाब दिया। डिंग हाओ को राहत मिली और उसने सिर हिलाया। जब उसने अपना सिर घुमाया और पाया कि छोटी बिल्ली उसे दयनीय दृष्टि से देख रही थी, तो डिंग हाओ ने तुरंत अपना चेहरा काला करके कहा, लोगों को फिर से मत खाना।
ये बहुत हिंसक है और इसे दस्त लगना आसान है। मियाओ, मैं कोशिश करूंगी, प्यारी बिल्ली ने कहा और अपना सिर हिलाया। डिंग हाओ ने उसकी चालाक आंखों को देखा और अचानक महसूस किया कि इस प्यारे लड़के को संभालना मुश्किल होगा। जब वे बात कर रहे थे तो शेष 14 काले शूरवीर डर गए कि वे अपने नेता को लेकर भागने वाले हैं, लेकिन डिंग हाओ उनकी उपेक्षा कैसे कर सकता था। अरे, क्या अब तुम पीछे हटने वाले हो? बहुत देर हो चुकी है। डिंग हाओ का शरीर चमक उठा और उनका रास्ता रोक दिया। वाह, हा हा हा, ये डकैती है। वहीं रुक जाओ, हिलना मत। तुम और तुम। जल्दी करो, अपने काले क्रिस्टल, जादुई हथियार और अन्य सामान अपने बिल्ली के राजा को सौंप दो। नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। प्यारी बिल्ली डिंग हाओ के कंधों पर कूद पड़ी। ये कहते हुए उसने अपने दूध के दांत दिखाकर उन्हें धमकाने की कोशिश की। एक बिल्ली जो डकैती कर रही थी। ये हास्यास्पद लग रहा था और हर कोई उलझन में था। हालांकि इन सभी काले शूरवीरों ने देखा था कि इस प्यारे लड़के ने गंजे सिर वाले आदमी को निगल लिया था, इसलिए वे मुस्कुराए नहीं। उन्हें अंतहीन ठंड महसूस हुई। उनमें से किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की, डर था कि यह छोटा पूर्वज उन्हें निगल जाएगा। अज्ञात चीजों के सामने लोगों को हमेशा बहुत डर लगता था। डिंग हाओ का माथा काली रेखाओं से भरा हुआ था। टिप्स, वह छोटी बिल्ली के व्यवहार को लेकर बहुत ही अवाक और क्रोधित था। इस बिल्ली में क्या गड़बड़ है? डकैती। मैं एक अच्छे संप्रदाय का अनुयायी हूँ। इसके अलावा तुम ये बात जोर से क्यों कह रहे हो? ये बहुत शर्मनाक था, लेकिन वैसे भी ये काले शूरवीर अच्छे लोग नहीं हैं। मैं ये डकैती करके उन्हें सजा दे रहा हूँ। डिंग हाओ को अचानक लगा कि यह बिल्ली उसे बुरा आदमी बना रही है। बिल्ली की बातों ने उन काले शूरवीरों को लगभग पागल कर दिया। अगर उनके पास जादुई हथियार या काले क्रिस्टल होते, तो वे इतनी ठंड में डाकू क्यों बनते? इसके अलावा, अगर उनके पास जादुई हथियार होते, तो वे पहले ही डिंग हाओ को हरा देते। हालांकि, बिल्ली बहुत डरावनी थी, इसलिए इन डाकुओं को अपनी सारी कीमती चीजें निकालनी पड़ी। बैंक नोट, सोने के नोट, और कुछ टूटे हुए चांदी के नोट। बिल्ली लुटेरे ने उन चीजों को खोजा और बहुत क्रोधित हो गया। वह चिल्लाया, काले क्रिस्टल कहाँ है? जादुई हथियार, क्या तुम्हारे पास कोई प्राकृतिक खजाना है? धिक्कार है। तुम मुझे इस कचरे से बेवकूफ बनाना चाहते हो। ये बहुत बुरा है। मैं तुम सबको काटने जा रहा हूँ। जब वह ये कह रहा था, बिल्ली के बच्चे के चमकीले दांत दिखने लगे और उसका सिर बड़ा होता जा रहा था। धप। भयभीत काले शूरवीर सीधे जमीन पर बैठ गए, कांपते हुए, रोते हुए और चीखते हुए। उन्होंने विनती की, हीरो, हमें छोड़ दो, कृपया। ये वास्तव में वही हैं जो हमारे पास है। अपने कवच जल्दी से उतारो। प्यारी बिल्ली गुस्से में थी। वह चिल्लाया, तुमने अपने कपड़ों में खजाने छिपाए होंगे। तुम सभी बिना कपड़ों के अपने कवच उतार दो। फिर ठंडी हवा में काले शूरवीरों के एक समूह ने दुखी होकर अपने कवच और कपड़े उतार दिए, जैसे कि एक समूह के मुर्गियां कांप रही हो। उन्होंने आधे अधूरे गंजे आदमी के कवच और कपड़े भी उतार दिए। ये देखकर दीवार पर बैठे ग्रामीण अंततः अपनी हंसी रोक नहीं सके। डिंग हाओ के माथे पर काली रेखाएं थीं। छोटी बिल्ली, तुम क्या कर रही हो? कचरा कचरा कचरा, सब कचरा है। प्यारी बिल्ली जमीन पर पड़े कपड़ों में ऊपर नीचे कूदती रही, शिकारी कुत्ते की तरह सूंघती रही, लेकिन उसे वह नहीं मिला जो उसे पसंद था, इसलिए वह गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, आह! तुम सब कमीनों का समूह हो। मैं तुम सबको खा जाना चाहता हूँ। डिंग हाओ इसे सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने बिल्ली की गर्दन के बाल पकड़ लिए और उसे एक तरफ फेंक दिया। ये बहुत शर्मनाक था। क्या यह आदमी डाकू का पुनर्जन्म है? अध्याय 252। मैं उनसे दोस्ती करना चाहता हूँ। उत्तरी हवा सरसराहट कर रही थी और बर्फ के टुकड़े घूम रहे थे। उस बर्फीले दिन 1 दर्जन से अधिक काले योद्धा केवल अंडरवियर पहने हुए थे, ठंड से कांप रहे थे, वे अब अहंकारी नहीं थे। डिंग हाओ ने अपने होठों को दबाया और सोचा कि इनसे कैसे निपटा जाए। उन्हें मारना, उन्हें हल्के में छोड़ना था। आखिरकार 1 दर्जन से ज्यादा लोग मार्शल डिसिपल दायरे के योद्धा थे और गंजे व्यक्ति की ताकत 1 एपर्चर्ड मार्शल सोल्जर दायरे में थी। इस लंबी सर्दी में उन्हें रखना उपयोगी होगा, यदि वह उन पर नियंत्रण कर सके। डिंग हाओ ने मन ही मन कृपाण मास्टर और तलवार मास्टर से पूछा। हाँ हाँ छोटे डिंग, यह आसान है।
मैं तुम्हें एक सरल तरीका सिखाऊंगा। तलवार मास्टर ने हंसते हुए डिंग हाओ को एक ऐसी विधि बताई जिसे करना मुश्किल नहीं था। डिंग हाओ ने उसे धन्यवाद दिया और ड्रैगन पैटर्न वाली रक्त तलवार को दूर रख दिया। फिर उसने अपना हाथ खोला, उसकी हथेली में एक पीली पीली लौ दिखाई दी। तलवार मास्टर द्वारा सिखाई गई विधि के अनुसार थोड़ा बदलाव करने के बाद डिंग हाओ ने अपनी उंगली को पलट दिया। अचानक आग की लपटें बुझ गईं और एक दर्जन छोटी लपटों में बदल गईं। उल्काओं की तरह उड़ती आग काले शूरवीरों के शरीर में बिखर गई। बेचारे काले शूरवीर धीरे धीरे काली होती जा रही छोटी प्यारी बिल्ली से पूरी तरह डर गए। वे हिलने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्होंने पीली छोटी चिंगारियां अपने शरीर में घुसते हुए देखीं और उनके चेहरों पर भय का भाव दिखाई दिया। वे इस उम्मीद में घुटनों के बल बैठ गए कि डिंग हाओ उनकी जान बख्श देगा। मैंने पहले ही तुम्हारे शरीर में ज्वाला का निशान लगा दिया है। अगर मैं दिन में एक बार रहस्यमय क्यूई द्वारा इसे पतला न करूं, तो तुम इस तलवार की तरह एक दिन और एक रात में ही ज्वाला के निशान से जलकर राख हो जाओगे। अपने मुंह के कोनों से व्यंग्यात्मक मुस्कान बनाते हुए डिंग हाओ ने बैकहैंड कौशल का उपयोग किया और जमीन से उस गंजे विशालकाय आदमी की तलवार उठा ली। डिंग हाओ ने अपनी रहस्यमयी क्यूई चलाई। डिंग हाओ की हथेली के साथ तलवार में एक हल्के पीले रंग की लौ की तरह जल का निशान फैल गया। अगले ही पल हल्की आवाजों की एक श्रृंखला के साथ एक लंबी तलवार जिसका वजन कम से कम 100 जिन था, एक पल में पिघले हुए लोहे में बदल गई। फिर वह जमीन पर गिर गई और तुरंत एक काले रंग की डिस्कस में बदल गई। काले शूरवीरों ने अपना मुंह और चौड़ा कर लिया। यहां तक कि परिष्कृत स्टील से बनी बड़ी तलवार भी पिघले हुए लोहे में जल गई, और उनके मांस और रक्त के शरीर शायद एक पल में हल्के धुएं में जल गए होंगे। कुछ लोग तो सब कुछ भाग्य पर छोड़ना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने ऐसा दृश्य देखा तो उन्होंने संदेश देने के लिए भागने का विचार पूरी तरह त्याग दिया। आज्ञाकारी बनो, मैं हर दिन तुम्हारे लिए ज्वाला की लौ को बुझा दूंगा, अन्यथा। डिंग हाओ ने शैतान की तरह मुस्कुराते हुए कहा, शरीर के अंदर से जलने से होने वाला दर्द तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करने से 1000 गुना ज्यादा भयानक है। इसके अलावा मैं वादा करता हूं कि मेरे अलावा कोई भी ज्वाला की लौ को खत्म नहीं कर सकता। आज्ञाकारी, हम पुनर्तः आज्ञाकारी हैं। वीर, आज से हम सब आपके सेवक हैं और आप जो भी हमसे करने को कहेंगे, हम करेंगे। धन्यवाद, वीर नायक। सच कहूं तो मैं लंबे समय से अंधकार को त्याग कर प्रकाश की ओर जाना चाहता था। ये बहुत अच्छी बात है कि आज मेरी इच्छाएं पूरी हो गईं। वास्तव में मैं हमेशा से एक अच्छा इंसान, विथ वन सेबर टू बिगिन जर्नी का शूरवीर नायक बनना चाहता था। आप इंतजार कर सकते हैं और मेरा भविष्य का प्रदर्शन देख सकते हैं। इस समय अपराधों के पूरे रिकॉर्ड वाले काले शूरवीरों के समूह ने अपनी छाती थपथपाई और प्रतिज्ञा की कि वे खुद को शुद्ध और निर्दोष सफेद फूल के रूप में वर्णित करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते, जिसे हर कोई प्यार करता है, और एक नया पृष्ठ खोला। डिंग हाओ ने घृणा से अपना हाथ हिलाया, फिर विरोध भरे भाव से उस प्यारी सी बिल्ली की ओर देखा। अब से इन लोगों को अनुशासित करना तुम्हारे ऊपर है। मैयाओ, ये बहुत बढ़िया है। चिंता मत करो, मैं उन्हें दोस्त बनाऊंगा। मैयाओ, हाँ, मैं जल्द ही उन्हें आज्ञाकारी साथी बना दूंगा। मैयाओ, इस कार्य के लिए छोटी प्यारी बिल्ली बहुत संतुष्ट थी। वह बस उछल पड़ा और वादा करने के लिए अपनी छाती थपथपाने का इशारा किया। चूंकि काले शूरवीरों को पता था कि वे शैतान बिल्ली के हाथों में पड़ेंगे, वे सभी दिल में कड़वाहट से रोए, लेकिन उनके चेहरे पर असंतोष का कोई भाव नहीं दिखा। थोड़ी देर में घाटी गांव के मुखिया गाओ फेंग, गाओ जुएर और अन्य लोग दूर से आए। दीवार पर खड़े बुजुर्ग गाओ लिन ने लोगों से गेट खोलने को कहा। दोनों पक्ष एक साथ जुड़ गए। उनके चेहरे उत्साह और परमानंद से भरे हुए थे, और उन्होंने डिंग हाओ को ऐसे देखा जैसे वे अपने उद्धारकर्ता को देख रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हीरो। नायक को गांव में आने के लिए आमंत्रित करो। लोग खुशी से झूम उठे। गाओ जुएर नामक एक छोटी लड़की ने उत्साह से डिंग हाओ का हाथ थामा और गर्व से सभी से उसका परिचय कराया और बताया कि डिंग हाओ को उसने घाटी गांव के रक्षक योद्धा के रूप में नियुक्त किया है। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। जल्द ही एक दिन बीत गया। डिंग हाओ को गांव के बीच में 10वीं मंजिल पर रहने की व्यवस्था की गई थी। ये गांव का सबसे अच्छा कमरा था और सबसे ऊंचा इलाका था। चारों तरफ की खिड़कियों से बाहर देखने पर गांव की हर चीज एक नजर में दिखाई देती थी। सूरज का चेहरा पूरब में मुस्कुरा रहा था।
शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि आज बर्फबारी न हो रही हो। नीला आसमान ऐसा खूबसूरत लग रहा था मानो उसे धोया गया हो। डिंग हाओ चमड़े से ढके पत्थर के बिस्तर से धीरे से उठ बैठा और अपने आप को गर्म किया। कल की लड़ाई से उसे बहुत लाभ हुआ। कल रात उसने केवल थोड़ा आराम किया और फिर साधना करने के लिए समय के खिलाफ दौड़ना शुरू कर दिया, और आखिरकार सुबह में वह शाओहाई से पूरी तरह से गुजर गया। हाथ की शाओइन पहली चैनल का 8वां छिद्र, 12 मानक मध्याह्न रेखाओं में से पहला, इस छिद्र में रहस्यमय क्यूई को सफलतापूर्वक प्रज्वलित किया। इसका मतलब ये था कि अंततः पेट के निचले डेंटियन में तलवार तकनीक आइस फ्रॉस्ट रहस्यमय क्यूई ने 8 छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र में पूरी तरह से प्रवेश किया। जब तक डिंग हाओ 9वें छिद्र शिंगुआन को परिष्कृत करता है, वह मार्शल शिष्य क्षेत्र को पूरा कर लेगा, आधे चरण के मार्शल योद्धा क्षेत्र में प्रवेश करेगा। उसने हाथ के शाओइन प्रथम चैनल में रहस्यमय क्यूई के बड़े चक्र के महत्वपूर्ण ऊर्जा के संचलन को भी प्राप्त किया। उस समय डिंग हाओ शक्ति छलांग को पूरा करने में सक्षम होगा। खिड़की के सामने खड़े होकर डिंग हाओ ने पूरे घाटी गांव को देखा। सफेद बर्फ से ढका हुआ गांव सूर्योदय के समय बेहद शांत और सुंदर लग रहा था। सुबह जल्दी उठने के आदि गांव के लोग हर जगह देखे जा सकते थे, लेकिन लंबी सर्दियों में ज्यादातर अभ्यास नहीं किए जा सकते थे। परिणामस्वरूप गांव के लोग आराम कर रहे थे। दूर की दीवार पर प्यारी सी छोटी बिल्ली, जो ब्लैक नाइट्स का महान शैतान होने का दावा करती थी, साधारण कपड़ों में ब्लैक नाइट्स को प्रशिक्षित करने में व्यस्त थी। घाटी के गांव में गर्म चीखें गूंज रही थी। डिंग हाओ मुस्कुराया। विकास के बाद प्यारी सी बिल्ली ने इंसानों की तरह बात करना सीखा, जिससे उसकी कई बुरी रुचियां पूरी तरह से सामने आ गईं। उदाहरण के लिए, वह शिक्षक बनना चाहता था, मजाक करना चाहता था और लालची होना चाहता था, रहस्यमयी क्रिस्टल जैसी कोई शानदार चीज पाना चाहता था। बेचारे काले शूरवीर, चूंकि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, इसलिए उन्हें सोने का कोई अधिकार नहीं था। उनका नेतृत्व प्यारी सी बिल्ली कर रही थी, जो उन्हें गांव में सैनिकों की तरह प्रशिक्षित करने के लिए उत्सुक थी। उन काले शूरवीरों ने विभिन्न अभ्यासों में भारी प्रशिक्षण लिया। अब वे थकान से लगभग लकवाग्रस्त हो गए थे। डूंग डूंग डूंग, किसी ने दरवाजा खटखटाया। अंदर आओ। डिंग हाओ धीरे से मुड़ा। बड़े भाई किचेंग, यह मैं हूं, गाओ जुएर ने कमरे में उछलकर कहा। अध्याय 253, एक तलवार से आत्मा लेना। फेंग जुई। डिंग हाओ को नहीं पता था कि हर बार जब वह उस छोटी लड़की को देखता था, तो उसे अपनी लापता बहन डिंग के र की याद क्यों आती थी। उसे लगता था कि उसका उसके साथ एक खास रिश्ता है। शांतिपूर्ण शहर छोड़ने से पहले डिंग हाओ ने छोटी लड़की के लिए विशेष रूप से कई कपड़ों के सूट खरीदे। इस बार गाओ जुएर ने जो हल्के नीले रंग की सूती गद्देदार स्कर्ट पहनी थी, वह उनमें से एक थी। छोटी लड़की अपने शरीर के सभी दाग धोने के बाद एक प्यारी सी परी की तरह थी। पिताजी और दादाजी ने मुझे बड़े भाई किचेन के पास नाश्ता करने के लिए आने को कहा। छोटी लड़की ने अपनी आंखों में गहरी श्रद्धा के साथ डिंग हाओ को देखा। गाओ जुएर के मार्गदर्शन में डिंग हाओ पत्थर की इमारत से बाहर निकल गया। गांव में नीले पत्थर के रास्ते से होते हुए डिंग हाओ पिछली रात की बर्फ पर कदम रखते हुए गाओ फैंग के घर तक गया। वीर नायक आ गया है, कृपया अंदर आइए। गांव के मुखिया गाओ फैंग, बुजुर्ग गाओलिन और गांव में खड़े अन्य लोग गेट पर डिंग हाओ का इंतजार कर रहे थे। डिंग हाओ चलते हुए मुस्कुराया। उसने कहा, सभी चाचा, कृपया परेशान न हो। बस मुझे क्यूचेंग कहें। वह यात्रा शुरू करने के लिए एक तलवार के साथ बदल गया। इस अवधि के दौरान वह खुद को क्यूचेंग मानता था। घर में आते ही लोगों ने अपनी सीटें ले ली और बहुत जल्द ही विभिन्न प्रकार के गर्म भोजन परोसे जाने लगे। डिंग हाओ के सामने परोसा गया भोजन स्वादिष्ट था, हालांकि उसे कच्चे चीनी मिट्टी के बर्तनों में परोसा गया था। ज्यादातर खाना साधारण खाना पकाने के कौशल से पका हुआ मांस था। यह एक प्रसिद्ध शैली थी कि डाकुओं के गांव में खाने पीने का काम बड़े बड़े मुंह में भरकर किया जाता था। खाने पर नजर डालते हुए डिंग हाओ ने पाया कि दूसरे लोगों के सामने रखा गया खाना बहुत कम था। सभी खाने को मिलाकर भी वह उसके लिए खाने के 10वें हिस्से से भी कम था और ज्यादातर सूप और जंगली सब्जियां थीं। थोड़ी देर सोचने के बाद डिंग हाओ को पता चला कि ऐसा क्यों था। इस समय गांव में भोजन बहुत दुर्लभ था, अन्यथा गांव के मुखिया के रूप में गाओ फैंग भूखे नहीं दिखते। मैं पूरे गांव के खाने का आनंद नहीं ले सकता। डिंग हाओ ने अपना हाथ हिलाया।
रहस्यमय क्यूई बाहर निकल आया और उसके सामने का खाना 10 भागों में विभाजित हो गया, फिर सभी के सामने परोसा गया। एक छोटा हिस्सा उसके लिए छोड़ दिया गया, फिर उसने कहा, चलो साथ में खाते हैं। ये गाओ लिन ने बर्फ सफेद दाढ़ी को छूते हुए कहा, तुम किचिंग शूरवीर नायक, एक साधक के रूप में मांस कैसे नहीं खा सकते? भविष्य में घाटी गांव की सुरक्षा तुम पर, शूरवीर नायक पर निर्भर करेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम भूखे रहें या नहीं। हमें हर दिन तुम्हारे लिए 3 व्यंजन की गारंटी देनी चाहिए। हाँ, किचिंग वीर नायक, यही हमारा इरादा है, गांव के मुखिया गाओ फैंग और अन्य लोगों ने कहा। ठीक है, भोजन की समस्या के रूप में मेरे पास समस्या को हल करने का अपना तरीका है। हमें मितव्ययी होना चाहिए। डिंग हाओ ने अपने सामने रखे पुराने मांस का एक टुकड़ा लिया जो थोड़ा सूखा था और कहा, अब हमें जिस चीज पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, वह है ब्लड ड्रैगन विलेज का निरंतर खतरा। हालांकि गंजा और उसके साथियों को हमने पकड़ लिया है, लेकिन ब्लड ड्रैगन विलेज को खबर मिलने पर वे इस मामले का पता हम तक लगाएंगे। मुझे डर है कि सच्चाई का पता चलने के बाद वैली विलेज को खूनी बदला लेना पड़ेगा। डिंग हाओ ने अपनी बात समाप्त की, उसकी नजर सभी लोगों के चेहरों पर पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतिक्रियाओं को देखा। कुछ लोगों को छोड़कर, जिनके चेहरे पर थोड़ा डर का भाव था, अधिकांश लोगों की आंखें क्रोध की ज्वाला से भरी हुई थीं। इस तरह की प्रतिक्रिया से डिंग हाओ मन ही मन संतुष्ट हो गया। लोगों में गुस्सा था, जो दर्शाता था कि उनके पास विद्रोही इरादे थे। अगर वे हमेशा डरे हुए और आंख मूंद कर डरते रहे होते, तो भले ही उन्होंने उस सर्दी में वैली विलेज को आशीर्वाद दिया हो, एक दिन गांव बाहरी ताकतों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के भाग्य से बच नहीं पाता। भाई किचेंग की मदद से हम ऊंची दीवारों और बड़े लट्ठों से उनसे लड़ सकते हैं। हाँ, कल रात से ही मैंने गांव वालों को दीवार को मजबूत करने और उसमें बर्फ के टुकड़े मिलाकर बर्फ का पानी भरने का आदेश दे दिया है। अभी सर्दी का मौसम है, इस विधि से बर्फ की दीवार बनाना बहुत तेज है, इसलिए दीवार को फिर से लगभग 3 या 4 मीटर बढ़ा दिया गया है। अगर यह काम नहीं कर रहा है, तो गांव के बूढ़े और कमजोर लोगों को दूसरी जगहों पर भेजा जा सकता है। युवा और मध्यम आयु वर्ग के लोग यही रहेंगे, और हम जीवन मरण की लड़ाई लड़ सकेंगे। ब्लड ड्रैगन गांव का जिक्र आते ही वहां मौजूद लोगों की आंखें गुस्से से भर गईं। पिछले कुछ सालों में हुए उत्पीड़न और एक दिन पहले गाओ जियान की दुखद मौत, दोनों ने लोगों के दिलों में ब्लड ड्रैगन गांव के लिए नफरत के बीज बो दिए। लोग कुछ समय के लिए गुस्से में आ गए। डिंग हाओ ने उनकी बात पूरी होने तक इंतजार किया और फिर उसने छोटी लड़की गाओ जुए के कान में कुछ फुसफुसाया। छोटी लड़की नाचने लगी। थोड़ी देर बाद शैतान बिल्ली अपनी दुम ऊंची करके अकड़ती हुई अंदर आई। उसके पीछे एक गंजा और विशालकाय आदमी था जिसकी मुस्कान बहुत ही चिकनी थी। कल उसे शैतान बिल्ली ने निगल लिया था, जिससे वह लगभग पच गया था और गैस्ट्रिक जूस में बदल गया था। दिखने में वह एक बेचारी मछली की तरह लग रहा था जो मामूली रूप से जली हुई लग रही थी। उसके सिर पर बना टैटू भी गड़बड़ा गया था। एक छड़ी के सहारे टिके रहने के कारण पहले की क्रूरता के बजाय वह थोड़ा खुश दिख रहा था। माइयाओ, मैं जिस व्यक्ति को तुम्हारे पास लाया हूं, जब तुम उससे निपट लो तो उसे मुझे लौटा देना। माइयाओ, ये लड़का सबसे मजेदार है। छोटी प्यारी बिल्ली को खेलने की लत थी, इसलिए वह डिंगहाओ को नमस्ते कहने के बाद बिजली की तरह भाग गई। वह उन बचे हुए काले शूरवीरों को फिर से यातना देने जाएगा। टैटू वाले और गंजे आदमी की मुस्कान रोने से भी ज्यादा बदसूरत थी। उसने डिंग हाओ को सावधानी से देखा। मुझे ब्लड ड्रैगन गांव की ताकत के बारे में कुछ बताओ, डिंग हाओ ने बिना ऊपर देखे कहा। टैटू वाले और गंजे आदमी को डिंग हाओ और शैतान बिल्ली ने लगभग पागल कर दिया था। डिंग हाओ की बातें सुनने के बाद वह चकित हो गया, लेकिन उसने डिंग हाओ की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। उसे ब्लड ड्रैगन विलेज के बारे में विस्तार से बताया। ब्लड ड्रैगन विलेज में 600 से ज्यादा लोग हैं। कुछ कुलियों, अनुयायियों, रसोइयों और महिलाओं के अलावा लगभग 300 लोगों में वास्तव में युद्ध करने की शक्ति है। उनमें से 120 लोग मार्शल डिसिपल्स दायरे में योद्धा हैं और 20 योद्धा मार्शल सोल्जर दायरे में हैं। गांव में 3 सरदार हैं। तीसरा सरदार सुलोंग है, जिसका उपनाम 3 छिद्रित मार्शल सोल्जर क्षेत्र में तैरने वाला ड्रैगन तलवार है। उसकी तलवार तैरने वाले ड्रैगन की तरह है। वह बेहद क्रूर और निर्दयी है। दूसरा सरदार हांग यू है, जिसका उपनाम भूत सलाहकार है।
हाल के वर्षों में वह शायद ही कभी लड़ाई में शामिल होता है, और उसकी ताकत अथाह है। ऐसा कहा जाता है कि उसने शिलालेख निर्माण के कुछ साधनों में भी महारत हासिल कर ली है। वह गांव में सलाह और सुझाव देने की भूमिका निभाता रहा है। वह दूसरे लोगों के प्रति क्रूर है और चालाक चालों से भरा हुआ है। सबसे भयानक आदमी पहला प्रमुख फेंग जुएई है, जिसका उपनाम एक तलवार से आत्मा लेने वाला है। वह एक पतली तलवार का उपयोग करता है जिसमें एक संकीर्ण ब्लेड होता है। पूरी तलवार स्याही की तरह है और इसका ब्लेड चांदी जैसा है। 3 साल पहले उसकी ताकत 8 छिद्रित मार्शल सोल्जर दायरे तक पहुंच गई थी। किसी ने कहा कि वह मार्शल मेंटर दायरे में सबसे मजबूत था। पूरे स्नो ड्रैगन पर्वत के आसपास के क्षेत्र में पीसफुल सिटी को छोड़कर वह एक उत्कृष्ट मास्टर है। इसके अलावा गांव में कुछ बेहद कुशल तंत्र और जाल लगाए गए हैं। गांव के बाहर कई 100 मीटर की दूरी पर शिलालेखों के साथ सामरिक संरचनाएं भी बनाई गई हैं। एक बार जब वे लॉन्च हो जाती हैं तो ऐसी संरचनाओं में फंसने वाला कोई भी व्यक्ति चूर चूर हो जाएगा। टैटू वाले और गंजे आदमी ने गांव के बारे में विस्तार से बताया, तथा मूल रूप से ब्लड ड्रैगन गांव की सारी ताकत का चित्रण किया। डिंग हाओ ने उससे कुछ अन्य प्रश्न भी पूछे और टैटू और गंजे व्यक्ति ने वही बताया जो वह जानता था। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। डिंग हाओ को पता था कि उसके मन में क्या था और उसने गंजे आदमी को नीचे उतरने के लिए इशारा किया। गंजे ने डिंग हाओ को ब्लड ड्रैगन विलेज के बारे में जो बताया, उसे सुनकर वैली विलेज के रीढ़ वाले ग्रामीणों को शर्मिंदगी महसूस हुई। ब्लड ड्रैगन विलेज की शक्तिशाली ताकत के सामने उनका गर्म खून महत्वहीन हो गया। एक बार लड़ाई छिड़ जाने पर फेंग जुएई अकेले एक तलवार से आत्मा को पकड़कर अपनी तलवार से वैली विलेज को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम था। ऊंची दीवारें और बड़ी संख्या में ग्रामीण मार्शल मेंटर दायरे में मजबूत मास्टर्स को रोक नहीं पाए, जो इधर उधर भागने में सक्षम थे। अध्याय 254 पांडित्य भी पाप है। यहां तक कि छोटी लड़की जुएर ने भी भारी माहौल को महसूस किया, और क्रिस्टल अंगूर जैसी बड़ी आंखों के साथ वह बिना एक भी पलक झपकाए डिंग हाओ को घूरती रही। गाओ लिन ने अपनी आंखों में उम्मीद की एक झलक के साथ अपनी सफेद भौहें ऊपर उठाईं। उनके विचार से एक तलवार के साथ यात्रा शुरू करने वाला शूरवीर नायक, जिसका स्वभाव उत्कृष्ट था, किसी बड़े परिवार या महान संप्रदाय में पैदा हुआ होगा। अगर वह मदद के लिए कुछ मजबूत लोगों को आमंत्रित करने के लिए संदेश भेजने को तैयार होता, तो यह मुद्दा बहुत आसान हो जाता। गंजे आदमी के पिछले शब्दों के अनुसार यहां से ब्लैक ड्रैगन विलेज तक खबर पहुंचाने में कम से कम 10 दिन लगते हैं। 10 दिनों के बाद ब्लैक ड्रैगन विलेज कुछ कार्रवाई करेगा। यानी हमारे पास तैयारी के लिए 10 दिन है। डिंग हाओ ने अब सभी पर दबाव नहीं डाला, और उसने मुस्कुराते हुए कहा, 10 दिन पर्याप्त हैं, लेकिन आधार यह है कि आप सभी बड़े भाइयों को मेरा सहयोग करना चाहिए। भाई के चेंग, बस हमें बताओ कि क्या करना है, और हम सब तुम्हारी बात सुनेंगे। हाँ, चलो, इस बार वैली विलेज को अंत तक लड़ना होगा। गांव के मुखिया गाओ लिन समेत सभी लोगों ने अपनी छाती थपथपाकर अपना रवैया व्यक्त किया। आखिरकार ये लोग पहले से ही जंगल के इस कानून के तहत वर्षों से रह रहे थे, इसलिए वे डिंग हाओ की तुलना में दुनिया के अस्तित्व के नियमों से अधिक परिचित थे। उन्होंने ऐसे जंगल में संघर्ष किया और जीवित रहे। लंबे समय के बाद उनके पास एक जन्मजात कठोर और जंगली चरित्र था। ऐसा चरित्र तब परिलक्षित होता था जब उन्हें एक मृत अंत के लिए मजबूर किया जाता था। बस इतना ही। डिंग हाओ ने अपने सामने आखिरी सूप खत्म किया और मुस्कुराया। उसने कहा, मैं जो चाहता हूं वह वास्तव में बहुत सरल है। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। पत्थर के टॉवर की ओर डिंग हाओ की पीठ को देखते हुए गांव के मुखिया गाओ फैंग के चेहरे पर एक अजीब भाव दिखा। हम वास्तव में ये चीजें करने जा रहे हैं। गाओ लिन पूरी तरह से आश्चर्यचकित था कि डिंग हाओ इतना सरल मामला क्यों व्यवस्थित करेगा, और उसने उसे और दूसरों को ऐसा करने के लिए कहा। क्या हम इस लड़के पर यकीन कर सकते हैं? 50 साल के एक और बुजुर्ग के चेहरे पर उलझन थी। उन्होंने आगे कहा, क्या वह यहाँ पौराणिक चीजों के लिए आया था? 70 साल के गाओ लिन ने अपनी सफेद लंबी दाढ़ी को छुआ और निश्चित रूप से सिर हिलाया। उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरी आंखें मुझे बताती हैं कि यह लड़का भरोसेमंद है। उसे उस चीज के अस्तित्व के बारे में नहीं जानना चाहिए, ठीक गुओनु की तरह। कई सालों से गरीब गांव कबीले में कभी कोई असली प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हुआ। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते।
ओह, अगर गुओन्यू की प्रतिभा की कमी नहीं होती तो मैं उसे पहले ही रहस्य के बारे में बता चुका होता। अब ये युवक पूरी तरह से पूर्वजों द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप है। गाओ फैंग के चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ उन्होंने कहा, बड़े, क्या आपने वास्तव में कोई निर्णय लिया है? अभी नहीं, गाओलिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे इंतजार करना होगा और देखना होगा, इंतजार करना होगा और देखना होगा। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। पत्थर की इमारत में लौटने के बाद डिंग हाओ खिड़की के सामने चुपचाप खड़ा था, दूरी में बर्फ और बर्फ की दुनिया को देख रहा था। वह जल्दी से योजना बना रहा था। मैं शैतान बिल्ली से कहूंगा कि वह काले शूरवीरों का नेतृत्व करे और जंगली जानवरों और निम्न स्तर के राक्षसों का शिकार करे, जिससे गांव में खाद्य संकट कुछ समय के लिए कम हो जाए। तुम क्या सोचते हो? डिंग हाओ ने अपने मन में दो बूढ़े राक्षसों से पूछा। छोटा शैतान सक्षम है। अगर वह आदिम स्तर के मजबूत लोगों से भी मिलता है तो भी वह बच सकता है। तलवार मास्टर ने सहजता से कहा, वे काले शूरवीर बेकार हैं। अगर वे शक्तिशाली अशुभ जानवरों से टकराते हैं तो वे मारे जाएंगे, और वे इसके लायक हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वह ये है कि आपको वास्तव में एक रक्षक योद्धा के रूप में इस छोटी सी जगह पर नहीं आना चाहिए था। अपना समय बर्बाद करने का जिक्र मत करो, तुम अपनी साधना में देरी कर रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास अब केवल 3 साल से भी कम समय है और तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी राक्षस म्यू तियानयांग है। योद्धा के हाथ में तलवार और कृपाण होती है और उसे अपने मन में विश्वास रखना चाहिए। वह जोरदार होने की कोशिश नहीं करता, लेकिन यह आपके विवेक के योग्य है। जो अपने विवेक का उल्लंघन नहीं करता, उसके पास विवेकपूर्ण विचार होते हैं। डिंग हाओ ने एक मुद्रा धारण की और ये शब्द कहे। वह कोई संत नहीं था, लेकिन गुओनू की मृत्यु से पहले गुओनू ने उसे यह छोटा सा गांव सौंप दिया था। एक दोस्त के रूप में उसे अपना वादा निभाने की पूरी कोशिश करनी थी। तुम्हारा विश्वास क्या है? स्वर्ग के नीचे प्रथम महान शैतान या मानव जनजाति का रक्षक देवता? तलवार मास्टर ने कर्कश स्वर में पूछकर उत्तर दिया। मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है, डिंग हाओ से अचानक पूछा गया, जिससे वह थोड़ा चकित हो गया। 2 महीने पहले जब वह दुनिया में आया था तो उस समय उसका लक्ष्य अपनी खोई हुई बहन को ढूंढना था। इस उद्देश्य के लिए वह अपनी ताकत बढ़ाने और कमजोरों के भाग्य के लिए लड़ने के लिए तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में शामिल हो गया। फिर उसने खुद को इस जटिल दुनिया में अकेले शामिल कर लिया। उसने अनजाने में कई तरह की परेशानियां खड़ी कर ली और अब उसे साधना के लिए हर मिनट और सेकंड का फायदा उठाना चाहिए। अपनी बहन को पाने के बाद उसने यह नहीं सोचा था कि उसे क्या करना चाहिए। हालांकि गुओनू की मृत्यु और इस ठंडी भूमि पर मानव जनजाति के संघर्ष की तस्वीर ने डिंग हाओ को कुछ झटका और प्रेरणा दी। ऐसा मत कहो, चलो वर्तमान स्थिति के बारे में सोचते हैं। डिंग हाओ ने अपना माथा रगड़ा और कहा, तुमने सुना है कि गंजे आदमी ने अभी क्या कहा? क्या ब्लड ड्रैगन गांव से आने वाली मुसीबत पर हमला करने का कोई तरीका है? खासकर गांव के दूसरे मुखिया पर, क्योंकि वह एक शिलालेखाकार है। हमें उसे गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ हाँ, क्या शिलालेख करता है? सच्चे शिलालेखकर्ता को ईमानदारी से स्वर्ग और पृथ्वी का सम्मान करना चाहिए। वह एक डाकू कैसे हो सकता है जो गांवों को आतंकित करता है? और दूसरे शब्दों में, शिलालेखकर्ताओं के प्रति संप्रदायों द्वारा दिखाए गए सम्मान के साथ, उस कमबख्त भूत परामर्शदाता को डाकू होने की जरूरत नहीं थी अगर उसके पास वास्तव में शानदार तकनीकें थीं। तलवार मास्टर रक्त ड्रैगन गांव के दूसरे प्रमुख के प्रति बहुत तिरस्कारपूर्ण था। ऐसा व्यक्ति एक शिलालेखकर्ता की महिमा को कलंकित करता हुआ प्रतीत होता था। चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हें शिलालेखों का सच्चा तरीका सिखाऊंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम 10 दिनों के भीतर उस घटिया भूत परामर्शदाता को आसानी से कुचल सको। ठीक है, समय की गणना करते हुए छोटे डिंग को शिलालेखों को समझना चाहिए। जब उसकी साधना गहरे क्षेत्र में पहुंचती है तो परिष्कृत उपकरण, शिलालेख और गोलियों का मार्ग महान मार्ग और तकनीक हैं जो उसी तरह से मार्शल आर्ट के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। छोटे डिंग के पास तलवार और कृपाण का संयुक्त शरीर है। यदि आप एक साथ 4 तरीकों से अपनी साधना करते हैं तो वे एक दूसरे के पूरक होंगे। 3 साल बाद आप म्यू तियानयांग के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, जिसके शरीर में पवित्र रक्त है। डिंग हाओ की साधना पथ की बात करते हुए कृपाण मास्टर गंभीर हो गए। मूल रूप से ये 2 बूढ़े राक्षस अभी भी अनिश्चित थे।
उन्हें चिंता थी कि डिंग हाओ एक ही समय में परिष्कृत गोलियां, उपकरण, मार्शल आर्ट और शिलालेखों की खेती करता है। उसे अपनी क्षमता से ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन उस दौरान डिंग हाओ द्वारा दिखाए गए करामाती हुनर को देखने के बाद उन्होंने अंतिम निर्णय लिया। पिछले 10 दिनों में उन्होंने कई बार गुप्त रूप से इस पर चर्चा की थी और अंततः डिंग हाओ को कैसे पढ़ाया जाए, इस पर सहमति बनी। शिलालेख। मैं भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मैं आखिरकार उनका अभ्यास शुरू कर सकता हूँ। ये बहुत बढ़िया है। डिंग हाओ बहुत खुश था। 4 तरीकों में से गोलियों का तरीका, मार्शल आर्ट, शिलालेख और शोधन उपकरण, ये शिलालेख थे जिनका उसने अभी तक अभ्यास नहीं किया था। हालांकि तलवार मास्टर ने उसे उसी समय शिलालेख सिखाने का वादा किया था। हम आज रात से शुरू करेंगे, तलवार मास्टर ने थोड़ी धूर्त मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, मेरे दिमाग में बहुत सी बातें हैं, इसलिए मुझे उन्हें सुलझाना होगा। मैं आपको उथले से गहरे तक कैसे सिखा सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि ऐसे नौसिखिए को कैसे अच्छी तरह से सिखाया जाए, एक ऐसे व्यक्ति को जिसे शिलालेखों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। खैर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पांडित्य एक पाप है। अध्याय 255 शिलालेख के तरीके के 3 आवश्यक कारक। तलवार मास्टर ने अचानक आसमान की ओर देखा और हंसते हुए कहा, सच कहूं तो, अगर बेशर्मी पाप है, तलवार मास्टर, तो आप अपने पाप के लिए अक्षम्य हैं। डिंग हाओ अवाक रह गया। कुछ देर चर्चा करते हुए डिंग हाओ के मन में एक विचार आया, इसलिए उसने शैतान बिल्ली को बुलाने के लिए एक लंबी सीटी बजाई। उसने व्यवस्था की और उसे काले शूरवीरों के बंदियों को गांव के बाहर शिकार पर ले जाने के लिए कहा। मई आओ, मुझे शिकार करना बहुत पसंद है। मई आओ, हा हा हा, शैतान बिल्ली ने अपनी बड़ी खुशी व्यक्त की। डिंग हाओ को बुरा लगा और उसने कहा, बहुत दूर मत जाओ। बहुत शक्तिशाली अशुभ जानवरों को पकड़ने की कोशिश मत करो। उन काले शूरवीरों को भविष्य में उपयोग के लिए जीवित रखा जाना चाहिए। उन्हें मौत के घाट मत उतारो। मई आओ, मुझे मिल गया। मई आओ, प्यारी सी बिल्ली ने अधीरता से उत्तर दिया। 1 दर्जन कड़वे काले शूरवीरों और समृद्ध शिकार के अनुभव वाले कई ग्रामीणों के साथ वह उड़ते हुए गांव से बाहर भाग गया। डिंग हाओ पत्थर की इमारत में चुपचाप बैठकर साधना करने लगा। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम, समय उड़ गया। बहुत जल्द ही 3 दिन से अधिक समय बीत गया। डिंग हाओ हर दिन पत्थर की इमारत में चुपचाप बैठा रहता था, घर से बाहर निकले बिना मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था। तलवार की तकनीक और कृपाण की तकनीक की रहस्यमय क्यूई पेट के निचले डेंटियन और छाती के मध्य डेंटियन से 8 छिद्रित पूर्णता के दायरे में पहुंच गई थी। शाओहाई और किहाई के 2 छिद्र संक्षिप्त और मधुर थे, दोनों बड़े सितारों की तरह शानदार ढंग से चमक रहे थे। इसी समय ड्रैगन किंग की जल विभाजन शैली और धुआं तकनीक की 2 महान युद्ध कौशलों को पूर्णता तक विकसित किया गया था। डिंग हाओ ने अभी तक बर्फ और आग से स्वर्ण शरीर निर्माण के 9 स्तरों से रक्त और मज्जा के साथ अंतिम स्वर्ण शरीर निर्माण का अभ्यास नहीं किया था। जहां तक इस तकनीक का सवाल है, इसकी शक्ति वास्तव में पृथ्वी रैंक में निम्न ग्रेड तक पहुंच गई थी। लेकिन साधक के संविधान, भाग्य और साधना के माहौल के लिए इसकी बहुत अधिक आवश्यकताएं थीं, इसलिए बहुत कम लोग ऐसी तकनीक को पूरा करने में सफल हुए। यही कारण था कि रैंक का मूल्यांकन मानव रैंक में आ गया। रक्त और मज्जा के साथ स्वर्ण शरीर निर्माण के अंतिम दौर में, शरीर में रक्त और मज्जा को संघनित और सुधारा जाना चाहिए ताकि संविधान की गुणवत्ता में बदलाव किया जा सके। केवल तभी जब साधक अत्यधिक बर्फ और आग के माध्यम से प्रशिक्षित होता है, वह इसे पूरा कर सकता है। डिंग हाओ मार्शल डिसिपल रीम तक पहुंचने के बाद पूर्णता क्षेत्र के लिए प्रयास करने के लिए तैयार था। दोनों जलती हुई लौ रहस्यमय क्यूई और बर्फीली ठंड रहस्यमय क्यूई के संदर्भ में उन तकनीकों का अभ्यास करने के अलावा, हाल के दिनों में डिंग हाओ ने तलवार मास्टर के साथ संरचनाओं के बारे में ज्ञान सीखने में अधिक समय बिताया था। इस तरह का अध्ययन वास्तव में बहुत बड़ा और जटिल था। डिंग हाओ को अपनी समझ और प्रतिभा के साथ एक मोटा आधार जानने में 3 दिन लग गए, इतना कि वह तकनीक की पहली झलक के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाया। उसी समय डिंग हाओ के नेतृत्व में घाटी गांव के ग्रामीणों ने आखिरकार अपनी सामान्य जीवन शैली को वापस पा लिया था। बर्फ के कमरे में कुछ हरी सब्जियां लगाने के अलावा वे शैतान बिल्ली और काले शूरवीरों के साथ शिकार करने भी निकल पड़े। शिकार करने वाली टीम हर दिन दोपहर को गांव से बाहर जाती थी और सूर्यास्त से पहले वापस आ जाती थी।
उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया था, और यह गांव को खिलाने के लिए पर्याप्त से अधिक था। शैतान बिल्ली ने शिकार करने की अद्भुत प्रतिभा दिखाई। हर बार वह शक्तिशाली और अशुभ जानवरों से बचते हुए कमजोर जानवरों को ढूंढ लेता था, और दुर्गम बर्फ के मैदानों में कुछ जंगली निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी ढूंढ लेता था। शैतान बिल्ली के नेतृत्व में घाटी गांव में राशन का भंडार प्रचुर मात्रा में होने लगा। वह दुष्ट व्यक्ति, जो पूरे दिन बहुत अधिक दिखावा करता था, लगभग गांव वालों द्वारा एक पौराणिक पशु के शुभ शगुन के रूप में प्रतिष्ठित किया जाने वाला था। जिन ग्रामीणों को पर्याप्त भोजन मिला, वे मजबूत हो गए। पोषण के साथ उनके पीले और दुर्बल चेहरे गायब हो गए और वे ऊर्जावान हो गए। कुछ युवा और मध्यम आयु वर्ग के पुरुष भी काले शूरवीरों द्वारा किए जाने वाले अभ्यास में शामिल हुए और कुछ मार्शल आर्ट चालें सीखी। डिंग हाओ कभी कंजूस नहीं रहा। शैतान बिल्ली के मुंह से उसने गांव वालों को एक कृपाण से यात्रा शुरू करने की तकनीक सिखाई, ताकि वे अपनी आत्मरक्षा क्षमताओं में सुधार कर सकें। कुछ ही दिनों में घाटी गांव जीवंत और पुनर्जीवित हो गया। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। चौथी सुबह मौसम अच्छा था और आसमान नीला था। डिंग हाओ आखिरकार पत्थर की इमारत के नीचे चला गया, ग्रामीणों के साथ नाश्ता किया, और गाओ फेंग और अन्य लोगों का अभिवादन किया। वह घाटी गांव से निकलकर लगभग 5 ली दूर एक विशाल बर्फ के मैदान में चला गया। वहां का इलाका बहुत ही नर्म था। जमीन पर 1 मीटर से ज्यादा बर्फ जमी हुई थी। धूप में 500-600 मीटर के अंदर की जमीन एक बड़े सफेद कागज की तरह आसमान और धरती के बीच फैली हुई थी। ये यही है। डिंग हाओ बर्फ पर खड़ा था। अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह बर्फ पर बिना कोई निशान छोड़े पैर रखने में सक्षम था। वह पंख की तरह हल्का था। उसके कपड़े हवा में धुएं की तरह लहरा रहे थे। अपनी आंखें बंद करके डिंग हाओ को शिलालेखों का वह तरीका याद आया जो तलवार मास्टर ने उसे इन दिनों सिखाया था। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली, तो जलती हुई चमक टिमटिमा उठी। जैसे ही दिव्य प्रकाश चमका, डिंग हाओ शून्य में फैल गया। जंग लगी तलवार और खून से लथपथ तलवार एक ही समय में उसके हाथों में दिखाई दी। डिंग हाओ ने शिलालेख मार्ग का अभ्यास करना शुरू किया। शिलालेख मार्ग की मूल नींव साहित्यिक मार्ग, साहित्यिक पद्धतियां और साहित्यिक महत्व के 3 तत्वों में रखी गई थी। शिलालेखों की अलौकिक शक्ति हमेशा बदलती रहती है। मूल रूप से सभी 3 तत्वों से उत्पन्न होते हैं। आज से मैं साहित्यिक मार्ग में कदम रखूंगा। डिंग हाओ ने धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई। इस समय तलवार मास्टर ने अपने मन में कहा, हमेशा की तरह एक शिलालेखाकार कलम और कागज से अपने साहित्यिक मार्ग का प्रशिक्षण शुरू करता है। जब वह शिलालेख मार्ग की गहराई में पहुंच जाता है, तो वह विशेष उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर देता है। उनमें से अधिकांश सहायक जादुई हथियार और कलम है। केवल इस तरह से वह साहित्यिक मार्ग में महारत हासिल कर सकता है, साहित्यिक विधियों को समझ सकता है और साहित्यिक महत्व को विकसित कर सकता है। फिर स्वर्ग और पृथ्वी के साथ संवाद करने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। डिंग हाओ, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए और अपना अंतिम निर्णय लेना चाहिए। क्या आप वास्तव में अपने हाथों में तलवार और कृपाण को कलम के रूप में और आकाश और पृथ्वी के बीच बर्फ के मैदान को कागज के रूप में इस्तेमाल करके एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं? आपको पता होना चाहिए कि यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार जब आप सफल हो जाते हैं, तो आपके पास असीमित शक्ति होगी। दूसरी ओर, यदि आप असफल होते हैं, तो परिणाम भयानक होता है। मुझे डर है कि थोड़े समय के भीतर शिलालेख मार्ग में कुछ प्रगति हासिल करना आपके लिए कठिन होगा। डिंग हाओ ने दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा, आपको मुझे मनाने की जरूरत नहीं है। मैंने इसके बारे में सोच लिया है और अपना अंतिम निर्णय ले लिया है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, वाह वाह वाह, डिंग हाओ चमक उठा। उसने एक और कदम बढ़ाया। उसके बाएं और दाएं हाथ में तलवार और कृपाण हिल रहे थे। उनसे उसने बर्फ की जमीन पर 10 बड़े चीनी अक्षर लिखे। तथाकथित साहित्यिक मार्ग शिलालेखों की मूल रचना थी, ठीक वैसे ही जैसे स्ट्रोक चीनी अक्षरों का निर्माण करते हैं। साथ ही एक क्षैतिज स्ट्रोक और एक ऊर्ध्वाधर स्ट्रोक की तरह एक स्क्रॉल और एक रेखा बनाने वाले सर्किट भी। वे घटक सरल दिखते थे, लेकिन प्रत्येक भाग ने अपनी भूमिका निभाई। उन्हें 10 अलग अलग साहित्यिक मार्गों के रूप में अलग अलग दिव्य कानूनों और नियमों के अनुसार एक एक करके रचा गया था। डिंग हाओ ने अपनी तलवार और कृपाण का इस्तेमाल बर्फ के मैदान में निशान लिखने के लिए किया और वे 10
चीनी अक्षर प्रतीत हुए। सभी अक्षरों का आकार, लंबाई और मोटाई अलग अलग थी। वास्तव में वे 10 अलग अलग साहित्यिक तरीके थे। आपने जो सोचा वह प्रत्यक्षतः सही है, लेकिन वास्तव में गलत है, और आपको अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। तलवार मास्टर की आवाज उसके दिमाग में सुनाई दी। डिंग हाओ ने सिर हिलाया। शिलालेखों को विकसित करना एक ही बार में सफल नहीं हो सकता। उसने सोचा कि वह दिमाग से बहुत स्पष्ट है, लेकिन तलवार और कृपाण को चित्रित करने के लिए थोड़ी सी विसंगति एक गंभीर त्रुटि को जन्म दे सकती है। 10 चीनी अक्षर लाइंस लेवल तक नहीं पहुंचे थे।